Namaskar, welcome to CCS Pension Rules 2021 classes, and in this session we are going to discuss qualifying service. What is qualifying service as far as CCS Pension Rules is concerned? So since qualifying service comes under chapter 3 is very big. So I have divided this chapter into two parts. So this is part 1 of qualifying service. So in chapter 3, rule number 11 to rule number 18 it is given, and those who have subscribed, I am thankful to them, and those who have not subscribed, please do subscribe, like, share and comment so that you can get the instant notification. So रूल नंबर 11, कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस. क्वालिफाइंग सर्विस किस दिन से शुरू होती है, किस दिन से हमें काउंट करना है कि हाँ इस दिन से हमारा क्वालिफाइंग सर्विस शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, बिगिन हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल्स, क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ही टेक्स चार्ज ऑफ द पोस्ट टू विच ही इज फर्स्ट अपॉइंटेड. जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है ठीक उसी दिन से क्वालिफाइंग सर्विस का काउंटिंग शुरू हो जाता है. प्रोवाइडेड दैट ऑफिशिएटिंग और टेम्पोररी सर्विस इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाय सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट इन द सेम और अनदर. कहने का मतलब यह है कि पहले अगर टेम्पोररी सर्विस में रहे हों और उसको बाद में बिना किसी इंटरप्शन के सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट कन्वर्ट कर दिया जाता है तो भी पूरा का पूरा टेम्पोररी पीरियड जो होगा वो क्वालिफाइंग सर्विस में कन्वर्ट हो जाएगा. Provided further that service is rendered before attaining the age of 18 years. So ये सबसे बड़ा क्लॉज है. सबसे बड़ा क्लॉज ये है कि 18 ईयर से पहले अगर एज है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा. अगर 16 ईयर या 17 ईयर में ही अपॉइंटमेंट हो गया, इन केस हो गया, तो जो से 18 ईयर से पहले वाला जो पीरियड है वो क्वालिफाइंग पीरियड में काउंट नहीं होगा, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस फॉर सिविल पेंशन. मिलिट्री सर्विस में क्या होता है, 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चों का रिक्रूटमेंट किया जाता है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो उनके लिए ये कंडीशन, ये प्रोविजो अप्लीकेबल नहीं है. बाकी नॉर्मल सिविल सर्विसेज में 18 साल से ही क्वालिफाइंग सर्विस जिस दिन आपने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया उस दिन से शुरू हो जाता है. Rule 12, conditions subject to which service qualifies. The service of a government servant shall not qualify unless his duties and pay are regulated by the government or under condition that determined by the. So क्या है, आपका अपॉइंटमेंट तो हो गया, अपॉइंटमेंट होने के बाद से कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होता है और वेरिफिकेशन होने के बाद से आपका पे रेगुलेट होता है. तो पे रेगुलेट होने के बाद ही आपका जो है क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होता है. ये रेट्रोस्पेक्टिव काउंट होगा लेकिन पे रेगुलेट होना पड़ेगा. सर्विस इन द स्टेट, ये जो हम CCS पेंशन रूल पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ रहे हैं. अगर सर्विसेज इन स्टेट हम किए हैं तो क्या वो भी काउंट होगा. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू ए स्टेट गवर्नमेंट हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड इन ए pensionable establishment of the state government on or before 31st December 2003 and who is permanently transferred to a service or post to which is this rule apply, the continuous service rendered under the state in the officiating capacity shall qualify. सो कहने का मतलब यह है कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो 31 दिसंबर 2003 से पहले स्टेट सर्विसेज में थे, वहाँ से थ्रू प्रॉपर चैनल उनका सिलेक्शन हुआ और वो CCS पेंशन रूल्स में आ गए, सेंट्रल सर्विसेज में आ गए, तो उनके बाद से क्या होगा, वो जो स्टेट में आपने जॉब किया है वो आपके क्वालिफाइंग सर्विस में सेंट्रल में भी आकर के काउंट किया जाएगा. प्रोवाइडेड दैट कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर्ड अंडर द गवर्नमेंट इन ऑफिशिएटिंग और टेम्पोररी सर्विस शैल क्वालिफाई इफ दैट सर्विस इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाय द सब्सटेंटिव. सो इन दोनों में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए. अगर किसी कारण से हु इज अपॉइंटेड विद प्रॉपर परमिशन, सो परमिशन के बिना तो होगा ही नहीं.
Liability for pension and gratuity in cases covered under sub rule 1 shall be borne by the central government and no recovery of proportionate pension shall be made. So क्या है, भले वो 5 साल 10 साल भी स्टेट में काम किए हों और उसके बाद से वो सेंट्रल में ट्रांसफ़र हो गए हों, तो उसके बाद से जो भी स्टेट गवर्नमेंट में उन्होंने जॉब किया है उसको उनके सीनियरिटी में काउंट करके उनको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। प्रीवियस सर्विस भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो भी उनकी पेंशन एंड ग्रेच्युटी बनेगी उसमें स्टेट गवर्नमेंट से आपको कुछ रिकवरी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि 5 साल आपने काम किया स्टेट गवर्नमेंट में तो उसका 5 साल एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे और सेंट्रल में आपने काम किया 20 साल तो सेंट्रल 20 साल, ऐसा नहीं होगा, सेंट्रल ही पूरा पे करेगी। रूल 14 सर्विस इन ऑटोनॉमस बॉडी। सो ऑटोनॉमस बॉडी का रूल थोड़ा सा हटके होता है। In the case of a person who was initially appointed on or before 31st December 2003 in an autonomous body under the central government or state government having a non-contributory pension scheme similar to these rules and who is subsequently appointed with proper permission to service or post in the central government to which these rules apply, after acceptance of his resignation from the said autonomous body, the services rendered under the said autonomous body in the officiating or temporary or substantive capacity shall qualify subject to the following condition. So अगर ऑटोनॉमस बॉडी में काम किए हैं, स्टिचूटरी बॉडी में काम किए हैं और उसके बाद से थोड़ा प्रॉपर चैनल आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका अपॉइंटमेंट हुआ है तो आपका जो प्रीवियस सर्विस है उसको कैसे उसको क्वालिफाई करेगा, किस किस कंडीशन के साथ करेगा, थोड़ा देख लेते हैं। The appointment of that government servant in officiating or temporary capacity in the central government is followed without interruption, बिना इंटरप्शन का होना चाहिए। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट ड्रॉइंग ए सेपरेट पेंशन फ्रॉम द सेड ऑटोनोमस बॉडी। सो पहला तो ये होना चाहिए कि विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए। अगर मंडे को वहाँ से रिलीव हुए तो ट्यूसडे को यहाँ ज्वाइन करना है। अगर 15 को रिलीज हुए तो 16 को यहाँ पर आकर के रिलीव हुए तो 16 को आके ज्वाइन करना है। दूसरा क्या है, सेपरेट पेंशन वहाँ से न ले रहे हों। थर्ड क्या है, पेंशन लायबिलिटी इज डिस्चार्ज बाय द सेड ऑटोनोमस बॉडी बाय पेइंग इन लम सम अमाउंट। चौथा क्या है, लम सम अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द कम्यूटेशन टेबल। द कंडीशन फॉर डिस्चार्ज ऑफ पेंशन लायबिलिटी बाय ऑटोनोमस बॉडी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट having a non-contributory pension scheme similar to these rules shall be binding on that autonomous body in accordance with the reciprocal arrangement entered into by the central government। So कहने का मतलब कि ऑटोनोमस पार्ट में अगर काम किए हैं तो ऑटोनोमस वाले को उतनी लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी जितने समय तक वो गवर्नमेंट सर्वेंट वहाँ पे काम किए हैं। Service rendered in public sector undertaking including nationalized bank and financial institutions before appointment in the central government shall not count as qualifying service for the purpose of this। So सीधी सी बात है, PSU में अगर काम किए हैं, बैंक में काम किए हैं और उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं तो आपकी पिछली सर्विस, नमस्कार, पिछली सर्विस को काउंट नहीं करेंगे। जिस दिन आप यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से हम आपका क्वालिफाइंग पीरियड काउंट करते हैं। रूल 15 में सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पोररी स्टेटस बाय कैजुअल लेबर्स, 50% ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पोररी स्टेटस। कितना? 50%। अगर 10 साल उन्होंने काम किया है टेम्पोररी में चाहे कैजुअल लेबर में तो 5 साल की सर्विस उनको शैल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल्स। सो ध्यान रखना है, MCQ क्वेश्चन 50% काउंट करना है इन टेम्पोररी स्टेटस बाय कैजुअल लेबर्स। रूल 16 काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन। सर्विस ऑन प्रोबेशन अगेंस्ट ए पोस्ट इफ फॉलोड बाय कंफर्मेशन इन द सेम और अनदर पोस्ट शैल क्वालिफाई। सो प्रोबेशन पीरियड जो है ये क्वालिफाइंग में आता है, क्वालिफाइंग पीरियड में होता है। प्रोबेशन पीरियड को अलग से काउंट ना किया जाए, प्रोवाइडेड ये है कि इट इज़ फॉलोड बाय कंफर्मेशन इन द सेम और अनदर पोस्ट। सो कंफर्मेशन होना चाहिए, कंफर्मेशन नहीं होगा तब काउंट नहीं होगा। काउंटिंग ऑफ सर्विस एज अप्रेंटिस। सर्विस एज एन अप्रेंटिस शैल नॉट क्वालिफाई एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस।
अप्रेंटिस इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो कहने का मतलब कि अगर अप्रेंटिस में आपने काम किया है, अप्रेंटिस में आपने ट्रेनिंग लिया है और उसके बाद से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग होती है, तो अप्रेंटिस पीरियड में जितना भी आपने काम किया है उसको क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? SAS सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस, नोट कीजिए, SAS सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस अप्रेंटिस इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। सो सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, इन 3 जगहों पे अगर काम किए हैं, इन 3 जगहों पे अगर अप्रेंटिस एज ए अप्रेंटिस वर्क किए हैं तो वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। अदरवाइज अप्रेंटिस का पीरियड जो है इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड। रूल नंबर 18, काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। A person who was initially engaged by the government on contract for a specified period and was subsequently appointed on or before 31st December 2003 to the same or another post in temporary officiating or a substantive capacity in establishment to which these rules apply without interruption of duty, पहला क्या है? without interruption of duty होना चाहिए, and who in accordance with the option exercised under the CCS rules 1972 refunded to the government the government contribution in the contributory provident fund with interest thereon including any other compensation for that service shall count the period of service on said contract as specifying service। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट में काम किए हैं, 31 दिसंबर से पहले ज्वाइन किए थे, विदाउट इंटरप्शन के आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिला था उसको आपने लौटा दिया, तो दैट पीरियड विल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। सो क्वालिफाइंग सर्विस का जो रिलेशन है वो सीधा सीधा पेंशनरी बेनिफिट से है, सीधा सीधा पेंशन से है, सीधा सीधा ग्रेच्युटी से है। तो इसलिए क्वालिफाइंग सर्विस में ऐसा है, एक नॉन क्वालिफाइंग पीरियड होता है, एक क्वालिफाइंग पीरियड होता है। जो क्वालिफाइंग पीरियड होता है ये कलरेबल सर्विसेज है। नॉन क्वालिफाइंग पीरियड जो होता है एक सर्विस कैरियर में दाग है। नॉन क्वालिफाइंग पीरियड हम उसको बोलेंगे जिस पीरियड का सैलरी हमें नहीं मिलता है। क्वालिफाइंग पीरियड उसको बोलेंगे हम लीव लिए हैं और हमें सैलरी मिल रही है, तो वो क्वालिफाइंग पीरियड में काउंट होगा। और हम एब्सेंट हो गए, लीव रेगुलराइज नहीं हुआ, वो नॉन क्वालिफाइंग पीरियड में काउंट होगा। तो इसलिए क्वालिफाइंग पीरियड और नॉन क्वालिफाइंग पीरियड को समझना बहुत ही ज़रूरी है जब हम किसी पेंशन रूल के बारे में, ग्रेच्युटी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं। आज का नीति श्लोक, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं होता। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं ही नहीं आ जाता, हे शेर महाराज हम हिरन हैं, हम आ गए हैं और आप हमें भोजन के रूप में स्वीकार कीजिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। जिस तरीके से सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता, ठीक उसी तरीके से बिना कड़ी मेहनत के कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। मेरा LDC एग्ज़ाम है, 11 मार्च को एग्ज़ाम है, चलो मैं नेक्स्ट वीक से मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, नेक्स्ट वीक से पढ़ाई शुरू करता हूँ, वो नेक्स्ट वीक कभी नहीं आएगा और तब तक बहुत देर हो गई होगी। इसलिए आपको अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए बेस्ट दिन जो है वो आज है, कल नहीं है। जिसने भी कल को चुन लिया सफलता उससे दूर भाग गई, और जिसने निर्णय कर लिया कि नहीं जो करना है सो मुझे आज ही करना है, पता नहीं कल आए कि ना आए, पता नहीं कल कैसा दिन होगा कैसा नहीं होगा, पता नहीं कल कैसी सूटेबिलिटी होगी नहीं होगी, पता नहीं कल हेल्थ कैसा होगा, पता नहीं कल बाकी सब सिचुएशन कैसे होंगे, नहीं पता।
मुझे अगर कुछ सामने से दिख रहा है तो उसको आज ही करना है। आज करे सो काल, करे सो आजकल, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। सो इसलिए आदत डालिए, अगर सफल व्यक्ति होना चाहते हैं तो कार्यों को आज के डेट में करना शुरू कीजिए, कल का इंतजार न कीजिए। सफलता आपके चरण चूमेगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जा करके उसको टच करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।